नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की जो बड़ी खबर है वो जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर है, जो कि आपको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। होली के दिन उनके घर से कैश के बोरे मिले थे, और जिसमें कि अमाउंट कोई कभी 500 करोड़ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। कितने करोड़ थे ये तो नहीं पता चला, लेकिन जिस तरीके से नोटों की बोरियां उनके घर से मिली थी वो वाकई में दिल दहलाने वाला एक इंसिडेंट हुआ था, और न्यायपालिका को उसने झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी बैठी, उसके बाद इंक्वायरी में उनको आरोपी पाया गया। और आज की जो खबर है वो ये है कि मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर देख रही थी कि सीपीआईएम के जो सांसद हैं उन्होंने ये कहा है कि सभी से कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में यशवंत वर्मा इम्पीच हो पाएंगे? क्योंकि अभी तक अगर आप न्यायिक इतिहास देखें तो कुल 5 जजों के खिलाफ इस तरीके का महाभियोग आया है, और बहुत ही कम इम्पीचमेंट हो पाए हैं। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, नहीं तो कभी कभी जजेस रिजाइन भी कर देते हैं, जैसे जस्टिस सौमित्र सेन के केस में हुआ था। तो अब दो तीन सवाल हैं यहाँ पर। एक तो पहला कि न्यायपालिका क्या संदेश देना चाह रही है, क्या संदेश देगी इस महाभियोग से, ये एक सवाल है। दूसरा कि यशवंत वर्मा क्या उस स्टेज तक इम्पीचमेंट को पहुंचने देंगे? हो सकता है वो रिजाइन कर दें, और रिजाइन करेंगे तो उसके बाद आपको याद होगा कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन के तमाम जो वकील थे उन्होंने कहा था कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और ये रूल में भी है कि अगर बहुत संगीन अपराध किसी जज के खिलाफ होते हैं तो महाभियोग होने के बाद भी उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, अगर घूसखोरी या फिर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस अगर किसी जज पर लगता है। तो ऐसे में ऐसे क्या होगा, किस तरीके से इस इम्पीचमेंट मोशन को देखा जाए, क्या कुछ हो सकता है? हमारे साथ इस समय वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी लगातार हमारे साथ, यशवंत वर्मा के हमने कितने कार्यक्रम किए थे उसमें लगातार अरुण जी हमारे साथ मौजूद थे। आज क्या लग रहा है अरुण जी, आज क्या जितनी भी मुहिम तो खैर नहीं कहेंगे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज थी कि अगर किसी जज के घर से इस तरीके की नोटों की गड्डी मिली, लेकिन क्योंकि हम लोग लगातार प्रोग्राम्स इस पर कर रहे थे तो आज लगता है कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने और सरकार ने कान में तेल नहीं डाला, बल्कि ये जो पूरी कवायद थी आज कहीं ना कहीं उसको लॉजिकल कंक्लूजन एक मिला है, अगर इम्पीचमेंट मोशन उनके खिलाफ लाया जा रहा है तो। नमस्कार नीलू जी। देखिए, अगर याद होगा कि जिस समय हम लोगों ने इसका पहला प्रोग्राम किया था या दूसरा था, तो उस समय जो चिट्ठियां एक्सचेंज हुई थी बिटवीन चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बिटवीन जस्टिस वर्मा एंड जस्टिस उपाध्याय, द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, तो उससे हम लोग एक निष्कर्ष पर यह पहुंचे थे और बड़े साफ तौर से हमने कहा था कि वो क्लेम कर रहे हैं कि जिस कमरे में पैसा पाया गया उस कमरे में कभी ताला नहीं लगता था और जो भी चाहे वो आ जा सकता था, और वो कमरा जो है बहुत दूर था उनके उसके ये रेसिडेंस से। बाद में ये पता चला, जो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस थी, कि जिस कमरे में वो कैश पाया गया वो ठीक बगल वाला कमरा था जहां पर की सिक्योरिटी फोर्स जो है वहां पर रहती थी। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जो जजों को अलॉट होती है वो वहां रहती थी, और वो सबसे सिक्योर जगह थी पैसे रखने की। तो हमने उस दिन भी ये कहा था कि ये पूरा मामला एक ही चीज पर इन्वॉल्व करता है कि क्या वो कमरा लॉक रहता था या वो खुला रहता था कि कोई भी आ जा सके। तो ये चीज जब जजों ने, 3 मेंबर जज ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया, तो इसी बात पर, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में फर्क था, जो जस्टिस वर्मा कह रहे थे और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लिख के दिया था कि द रूम यूज टू बी लॉक्ड, ऑलवेज लॉक्ड। तो इसका मतलब आग लगने के बाद ताला तोड़ा गया, और अगर तोड़ा गया और वहां कैश था तो वो बात इसकी थी कि जस्टिस वर्मा की बात जो है वो सच नहीं निकली कि उसके अंदर में ताला था और ताला नहीं रहता था और कोई भी आम आदमी आ जा सकता था। वो बात गलत निकली और वो 2-3 सोर्सों से निकली। तो ये उससे तो ये हुआ कि अगर
एक हाई कोर्ट का जज जो वहां पे आरोप के उसमें संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ अगर सब लोग उनका एक ये मेन स्टेटमेंट गलत निकलता है तो उसी के बेसिस पर वो काफी हो गया। फिर लोगों ने कहा कि जो सुबह में जो सफाई हुई तो एक गाड़ी आई और वो जो है सब चीज वहां से लेती गई, 2-3 गाड़ियां या जो भी आई, ये लोगों का वहां पर जो लोग चश्मे-उद्दीन गवाह थे इन लोगों ने ये गवाही या बात बताई। जस्टिस जो 3 जजेस की वो कमेटी बनी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और एक हमारे यहाँ के जज थी, तो उसमें उस बेसिस पर उन लोगों ने पाया और चूंकि उन लोगों ने कहा कि पैसा मिला तो उस बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने ये ओपिनियन फॉर्म किया कि ये गड़बड़ हुआ। लेकिन इसमें सबसे 2 बहुत बड़ी गलतियां हुई। पहले तो जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा कि भाई वो कौन सा मटेरियल, प्लीज इंश्योर दैट वहां से कोई चीज हटाई नहीं जाए, लेकिन उसको वहां पर हटाने का वो किया गया। दूसरी गलती ये हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर है कि एफआईआर उसमें लॉज हो, वो एफआईआर लॉज नहीं हुई। उससे क्या हुआ कि ये पूरा जो पैसा, जो एविडेंस था पैसा, उसको वहां से हटा लिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से उससे भी एक बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि ये भी बात सच है कि फॉर अ करप्ट जज इट इज नेसेसरी टू हैव अ करप्ट लॉयर। तो एक कहीं ना कहीं वो लॉयरों का एक गुट बना हुआ था जिसके थ्रू वो केसेस आते थे और पैसा जाता था। कोई ये निगोशिएशन बैठ के जज तो डायरेक्टली करेगा नहीं और किसी क्लाइंट की हिम्मत नहीं है कि वो जज को अप्रोच करे। तो जो इंटरमीडियरी लोग थे, भले वो लॉयर हों या दलाल हों, जो फिक्सर्स, जो दिल्ली में कहते हैं कि भाई सत्ता किसी की भी हो लेकिन जो फिक्सर है वो हरदम फिक्सिंग कर देगा, उसके दोनों तरफ के लोग होते हैं क्योंकि सब कोई तैयार है फिक्सिंग करने के। तो वो जो इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया या एफआईआर की किसकी गाड़ी आई, जिसकी गाड़ी आई मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि वही उन्हीं की गाड़ी आई जिनको कि जो पैसे वहां पहुंचाते थे और वही वहां से पैसे उठा के ले गए, क्योंकि वही जाके वहां रखते होंगे, वही वहां से निकालते होंगे। तो ये जो इंटरमीडियरी जो हम मौका चूक गए कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई कौन कौन से ऐसे जजमेंट थे जिसको कि भ्रष्टाचार के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया। अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो ये जो है उसका जो पहलू था वो जो है गड़बड़ हो गया। दूसरा, आपके इसमें कोई भी जो है जो कपिल सॉरी जो क्या कह रहे हैं कि जो एविडेंस जो थी नोटों की उसका आपने सीजर नहीं किया। तो जब सीजर नहीं किया तो जो हरीश साल्वे कह रहे थे जो पहले दिन से, अभी हाल में भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हमने पढ़ा नहीं, तो कहेंगे भैया हम कैसे गिल्टी हैं, कहाँ गए वो नोट, आप कह रहे हैं नोट थे, या ठीक है एक वीडियो आपने लिया लेकिन उसको आप कनेक्ट कहाँ से करेंगे। तो ये इनका डिफेंस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी और लीस्ट की जज, ये जो है पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कशन हो और फिर जैसे सौमित्र मित्रा के साथ हुआ वो अपना वहां खुद डिफेंड किए, डिफेंड करने के बाद जब राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी, इसमें स्पेशल मेजोरिटी होती है, तो नीलू जी बोथ सत्ताधारी और ऑपोजिशन दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा तभी ये रेजोल्यूशन पास होगा। नहीं तो अगर एक भी पार्ट मेजर चंक नहीं आप कोऑपरेट। ये कह रहे हैं, हाँ आप ये कह रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन और सरकार दोनों मिलकर इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये इम्पीचमेंट पॉसिबल नहीं है। एकदम नहीं है, क्योंकि ओके, 2/3 मेजोरिटी का है मामला, ये स्पेशल मेजोरिटी बिल्कुल, का है और वो भी ठीक है, दोनों हाउस में चाहिए, एक हाउस ठीक, में नहीं। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो ह्यूमिलिएशन होता है एक जज के इंटीग्रिटी का, वो डिस्कशन क्या, जैसे जब सुमित्रा सेन का जब अमित मामला सिंह, आया तो उन्होंने वो सस्टेन नहीं कर पाए
कि हुआ कि एक जगह इंडाइक्ट हो गए, अपने को बहुत, उनके ऊपर भी बेसिकली करप्शन का चार्जेस था और वो चार्जेस जो है बहुत हद तक जो है लोग जानते भी थे। इनके केस में इनकी छवि कुछ थी और इनका जो है इंटीग्रिटी कुछ थी। तो जैसे अभी आपने देखा एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक दूसरे जज ने जब उनका अपॉइंटमेंट हो रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए इनके ऊपर ये करप्शन के हैं। तो यही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज किसी के बारे में कहे कि इंटीग्रिटी इज डाउटफुल या इसके एसेट्स ज्यादा हैं। तो उस केस के ऊपर जो है, क्योंकि इनकी छवि अच्छी थी और यहाँ तक कि प्राचा साहब भी खुद ही कह रहे थे कि भाई हमारे को बहुत नीचा देखना पड़ा क्योंकि मैं इनको एक अच्छा जज मानता था। तो ये उन लोगों में थे जो कम्बल ओढ़ के घी पीते थे और सेफली लेते थे पैसा कि हमारी इंटीग्रिटी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज हो और हम ये भी ले लें, तो पैसे भी ले लें। तो उस स्थिति में एक तो इन्होंने एफआईआर नहीं करी, वो गलती हुई। दूसरा है कि कोई सीजर रिपोर्ट नहीं, कोई चीज सीज नहीं हुई, खाली ओरल एविडेंस है। तो ये मेरिट पर कहां तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर आप किसी जज को वो कर रहे हैं तो वो सस्टेन करेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर मान ले इनकी बहुत नजदीकी हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो बड़ा चंक हो, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो फिर ये इम्पीच नहीं हो पाएंगे। वहां पर जो है जैसे इन लोगों ने वो जो पहला इम्पीचमेंट हुआ था रामास्वामी में, तो उसमें कांग्रेस ने वोट ही नहीं किया, वो एब्सटेन कर गए और उनकी मतलब कि कहीं जान पहचान थी पॉलिटिकल, तो जब एब्सटेन कर गए तो बच गए। जी ठीक है, इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा भी जुड़ गए हैं। प्राचा साहब भी हमारे साथ लगातार यशवंत वर्मा के कार्यक्रमों में रहे हैं। अरुण जी और प्राचा साहब, लगातार हम लोगों ने इस पर कार्यक्रम किया। महमूद, आपको क्या लग रहा है ये इम्पीचमेंट का जो डिसीजन, इसकी खबर आ रही है, इज इट अ हैप्पी थिंग? हैप्पी इन द सेंस कि क्या आपको लगता है कि ये केस, एक करप्शन का केस, एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगा, या आपको लगता है कि भी बहुत सारे इसमें हर्डल्स हैं? नहीं, देखिए नीलू जी, अरुण अग्रवाल जी बैठे हैं यहाँ, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठी हैं यहाँ पे। फिक्सर्स को फिक्स करने के लिए भी तो लोग हैं। अब देश में जाग रहे हैं लोग धीरे धीरे। जो फिक्सर्स हैं उनको फिक्स करने वाले लोग भी तो अब आ रहे हैं। तो ये फिक्सर्स भी फिक्स होंगे अब, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। पहली बात तो ये है। जब आप फिक्सर्स की बात कर रहे हैं तो कौन से फिक्सर की बात कर रहे हैं, वो भी हम समझा देते हैं। इनकी अरुण अग्रवाल जी अभी बात कर रहे थे कि वो सरकार किसी की भी आ जाए, वो जज भी फिक्स करेंगे, पॉलिटिशियन भी फिक्स करेंगे, ब्यूरोक्रेट भी फिक्स करेंगे। वो फिक्सर्स फिक्स्ड हैं, लेकिन इन फिक्सर्स को फिक्स करने के लिए हमारे और अरुण अग्रवाल जी जैसे लोग और नीलू व्यास जी जैसे लोग भी आ गए हैं मैदान में। बार एसोसिएशंस, मैंने आपको बताया है, बड़ी तरीके से, बावजूद सभी प्रेशर्स के, बड़ी मजबूती से लॉयर कम्युनिटी आगे आ रही है। अभी जो हमारे जैसे कुछ चेहरे आगे आते नजर आ रहे हैं ना, बहुत जल्दी आप बहुत सारे चेहरे ये सब बातें खुलेआम करते देखेंगे। तो ये फिक्सर्स को फिक्स करने के लिए अच्छे लोग सामने आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जस्टिस वर्मा के केस में मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे अब मैं कोई जस्टिस काटजू, जो नीलू जी के और हमारे प्रोग्राम में ही एक जो बहुत ताकत से जस्टिस वर्मा को एक तरीके से डिफेंड कर रहे थे, मैंने उनका अभी आज ही एक इंटरव्यू देखा है। अब वो कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा साहब जो उनके फैमिली मित्र हैं वो और उनके जो क्लोज रिश्तेदार हैं वो जस्टिस काटजू का फोन भी नहीं उठा रहे हैं आज। तो इससे मुझे पर्सनली भी एक और बड़ा धक्का लगा है कि मतलब जो हमारे वर्स्ट फियर्स थे वो अब ट्रू होते जा रहे हैं। उन्होंने, जस्टिस काटजू ने अपने उस इंटरव्यू में ये कहा है कि मैंने उन्हें ये सलाह दी थी कि आप स्वयं अपनी तरफ से एक एफआईआर कराओ, जो सलाह उन्होंने नहीं मानी। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। अब मैं आपको दो चार इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि ट्रांसफर जो है एक शब्द आजकल पर्यायवाची हो रहा है करप्शन के। हालांकि ट्रांसफर करप्शन की वजह से भी होते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। ट्रांसफर एक
पनिशमेंट नहीं है, खास तौर पे जजेस के लिए। जजेस को तो बेसिकली तनख्वाह लेके कहीं भी अपना काम करना है ना, तो ट्रांसफर पर्यायवाची होता जा रहा है। और उसके एग्जाम्पल्स है, जस्टिस वर्मा साहब का एग्जाम्पल है, जस्टिस DK शर्मा साहब का एग्जाम्पल है, जिनको कोलकाता हाई कोर्ट भेजा गया। और इसके अलावा अभी एक आशीष अग्रवाल साहब हैं, और जो राउज एवेन्यू कोर्ट में एंटी करप्शन के जज थे, और वो ही उनका स्टाफ ही करप्शन में लिप्त पाया गया। FIR तो खैर उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली पुलिस की ने मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी परमिशन नहीं दी, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो ट्रांसफर है ना, ये पर्यायवाची होता जा रहा है एक तरीके से करप्शन का। तो जो लोग बेचारे करप्शन के बगैर ट्रांसफर हो रहे हैं, और मैं आपको अभी बताता हूं कि पिछले 26 मई को 21 जजों का ट्रांसफर हुआ है। 21 जजेस का ट्रांसफर हुआ है, जो रिकमेंड किया है कॉलेजियम ने गवर्नमेंट को। तो अब लोग सब पशोपेश में है, ये ट्रांसफर किस वजह से है, जिसमें से थे 6 जज, और वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी बताता हूं मैं आपको अभी। 6 जज जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुए हैं बाहर के राज्यों से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो आज है वो 60 की है, 60 जजों की। लेकिन अभी जो है परमानेंट उसमें से 45 जज हैं, और एडिशनल 15 होने चाहिए, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है दिल्ली की। और करंटली 36 जज हैं सिर्फ दिल्ली में, ऑलमोस्ट आधे की तरफ बढ़ रहे हैं, आधे रह गए आधे। और अभी प्रपोज जो है दिल्ली में आ रहे हैं वो 6 जज आ रहे हैं। तो ये जो लार्ज स्केल पे जो ट्रांसफर्स हो रही हैं, इससे अब लोग ट्रांसफर को करप्शन से जोड़ के देख रहे हैं, जो लोग करप्ट नहीं भी हैं। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसका क्या वजह से, तो ये बिल्कुल बगैर बताए ट्रांसफर किया जाता है, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इस वजह से होना चाहिए, इस वजह से हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका मैं समझता हूं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे संज्ञान लेना चाहिए इमीडिएटली। क्लैरिटी आए कि ये ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से हो रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ कम है, करप्शन की वजह से नहीं भेजा जा रहे हैं। अब मैं आपको एक रिलेटेड बात बताता हूं, बहुत मजेदार बात, कि ये जो 6 जज दिल्ली में आ रहे हैं उनको एक और जज से जोड़ के देखा जा रहा है। जो हमारे बाहर के कॉरिडोर्स में डिस्कशन हो रही है, उसको भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली एक और भी बात है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति है हमारे जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट की, कि ये भाई भतीजावाद तो एक है, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करके जो सीनियरिटी लिस्ट आती है उसमें कॉलेजियम में जो सीनियर मोस्ट 3 जज होते हैं वही आते हैं। तो ये भी एक डायनामिक है, जो अगर उसे पॉलिटिक्स के, हालांकि पॉलिटिक्स नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये भी एक डायनामिक है कि डायनामिक्स है कि किस जज का कहां किस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, उसकी वो किस सीनियरिटी लिस्ट पे जाएगा वहां। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में ये देख लीजिए, ये कहा जा रहा है कि जस्टिस कामेश्वर राव जो दिल्ली आ रहे हैं, वो दिल्ली में ही थे काफी दिन तक, अब वो वापस आ रहे हैं। उनकी नियुक्ति के दिन जो था वो था 17/4/2013। ये बताया जा रहा है कि किसी एक खास जज से सीनियर है, किसी एक खास जज के लिए ये सर्कुलेट हो रहा है हमारी बार में ये मैसेज। जस्टिस नितिन सामरे जो हैं वो अपॉइंट हुए थे 6/1/2014 को, और जस्टिस विवेक चौधरी अपॉइंट हुए थे 20/2/2017 को। ये किसी एक ऐसे जज के पर्सपेक्टिव में बताया जा रहा है कि 3 जजेस लाए जा रहे हैं एक जज को कॉलेजियम से दूर रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन जज के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका ट्रांसफर बाहर होने वाला है। तो ये जो नई डायनेमिक्स शुरू हो रही है ना, ये बहुत भयावह स्थिति है इस वक्त। तो ये इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जस्टिस गवाई के ऊपर और कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट की है, बहुत बड़ा मेरे ख्याल से जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार, ये जो पूरा जो एक लाइन और मैं बोलना चाहता हूं, इस सब के पीछे सरकार जो है पूरी ताकत लगा रही है कि जुडिशरी की सारी ताकत समाप्त करके जजेस को अपनी मुट्ठी में कर लें। तो ये जो रास्ता इख्तियार किया गया है ना, सरकार तो FIR कर सकती थी, जस्टिस वर्मा के खिलाफ नहीं, नोट जलने की FIR, किसी एम्प्लॉय के खिलाफ FIR करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। जो होम मिनिस्ट्री है, जो दिल्ली पुलिस है, उसने इसमें जो एविडेंस है वो मिटाने का काम किया है। ये यहां पे नहीं रुक रही है बात, सरकार इसमें मौका तलाश रही है, आपदा में अवसर देख रही है। वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। हमें एक क्षण के लिए भी इस बात से नजर हटानी नहीं चाहिए कि क्या
जो अमित शाह जी और मोदी जी हैं, क्या वो कोई इसमें आपदा में अफसर तो नहीं तलाश रहे हैं जुडिशरी को पूरी तरीके से पिंजे में लेने से कैसे लिंक करें? जो आप बात कह रहे हैं कि भाई ये आपदा में अवसर है, कोलिजियम सिस्टम पर अटैक है एक तरीके से, अगर ये है तो फिर अगर इम्पीचमेंट है तो ये क्या, इसको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन यशवंत वर्मा के केस का माने, या फिर हम उसको ऐसे लिंक करें कि जो सरकार षड्यंत्र कर रही है उसमें ये एक और चैप्टर ऐड हो गया है इम्पीचमेंट का? बिल्कुल, ये उसको उस तरह से देखना चाहते हैं। ये दहशत फैलाई जा रही है सभी जुडिशरी में। ये क्लैरिटी नहीं, सरकार को सीधे सीधे चाहिए था ना एफआईआर कर ले। और यहां मैं अपने चीफ जस्टिस खन्ना साहब की भी गलती मानता हूं। मैं बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूं कि उन्होंने भी परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर की। ये सरकार के पाले में डाल दिया। अब सरकार क्या करे या ना करे। अब इम्पीचमेंट आई है, मुझे इस बारे में अरुण अग्रवाल जी 1% भी शक नहीं है कि इम्पीचमेंट सफल होगी, क्योंकि हम भी देखेंगे किस पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी जुर्रत है जो इतने सबूतों के बाद इम्पीचमेंट का विरोध करेगी। हम भी देखना चाहेंगे। और सरकार तो प्रपोज कर ही रही है। अगर सरकार ही अपने 3 लाइन व्हिप जारी ना करे, बीजेपी अपने ना करके एब्सेंट करवा दे अपने मेंबर्स को, तो वो एक अलग बात है। मगर हम लोग भी देखना चाहेंगे कि कौन वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इसमें जाके खिलाफ वोट देने की जरूरत करेंगे। हम लोग भी वो देखना चाहेंगे। तो इसमें लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। एफआईआर तो इम्पीचमेंट के बाद भी होनी है और इम्पीचमेंट से पहले भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो एफआईआर के इम्पीचमेंट के बाद तो जज साहब के नाम से भी हो सकती है एफआईआर। एफआईआर ना हो, ये सरकार में जो बैठे लोग हैं वो भी अपने दिमाग से निकाल दें, और जो दूसरे लोग कोई ये एम्बिशन पाल रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के केस में एफआईआर नहीं होगी, तो वो ये अपना विचार जो है ना, जो ये ख्याली पुलाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये सब निकाल दें। इसमें सेटिंग नहीं होने देगी देश की जनता। मतलब तो ये है कि ये डबल ब्लो होगा एक तरीके से। अगर इम्पीचमेंट हो जाता है तो इम्पीचमेंट भी होगा, साथ में आपराधिक मामला भी चलेगा थ्रू एन एफआईआर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो दीलू जी ये कह रहा हूं, आपराधिक मामला तो आज से चलना चाहिए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हो सकती ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती ना हो, बाकी सब लोगों के खिलाफ तो हो सकती है। कौन लोग थे, कौन लोग फोन से कनेक्शन में थे, 5 मिनट के बाद क्या कौन कौन लोग, कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और क्या होम मिनिस्टर साहब हमारे इस चीज में आ चुके थे डायरेक्ट कांटेक्ट में। सब सीडीआर से पता लग जाएगा ना फोनों की उस वक्त। और फायर डिपार्टमेंट के लोग किस किस से बात कर रहे थे, दिल्ली पुलिस के लोग किस किस से बात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन तो चालू हो, भले ही जले में नोटों की चालू हो। एफआईआर करने से कौन रोक रहा है सरकार को, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं अरुण जी आपके पास आती हूँ, ये जो एफआईआर वाली बात है, आपको क्यों लग रहा है कि ये एफआईआर नहीं हो रही है? और जैसा प्राचा ने कहा कि भाई ये एफआईआर तो आज से ही शुरू कर दें, लेकिन करें तो कम से कम जांच। नहीं, प्राचा जी जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। देखिए एफआईआर जो है, अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ करते हैं तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए, ये तो सही बात है। लेकिन अगर आप एफआईआर इस बात को करते हैं कि वहां पर आग लगी और वहां नोट बरामद हुए, तो वो एफआईआर तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ तो है नहीं। एक सेकंड अरुण जी रोकूंगा मैं आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। अभी आशीष अग्रवाल जज साहब के, अहमद साहब के खिलाफ एफआईआर हुई है। हाई कोर्ट ने यही तो बोला था, जज साहब के खिलाफ मत करो, अहमद साहब के खिलाफ कर लो। अहमद साहब के खिलाफ हो गई ना एफआईआर। लेकिन क्या करप्शन का केस अहमद क्या ऑर्डर पास करते हैं? जज ही तो करते हैं। तो वो पैरेलल एग्जांपल, अगर हो सकता है कि वर्मा साहब का पैसा ना हो, किसी स्टाफ का ही पैसा हो, वो जो जज साहब का स्टाफ हो, या कोई बाहर के व्यक्ति आके रख गए हो चोरी छुपे, एफआईआर तो करो जज साहब के खिलाफ। सॉरी, मैंने इतना इंटरव्यू करना था। सो सॉरी। नहीं आप बोलिए। आप अरे आप अच्छा। नहीं, बस इतना ही बोलना था मैंने। हाँ, बोलिए। वही बात हम भी और दोनों जन एक ही वो कह रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए थी। और वो जो बूटी वहां से जो सीजर नहीं हुआ, वो एक बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि पूरे देश में बोरे में जले हुए नोट दिखे। और ये भी जो 3 मेंबर जज की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, क्योंकि वो भी एक है कि वो सीक्रेट रहनी चाहिए जो इन लोगों का मेमोरेंडम है। अगर ये चाहते तो फुल कोर्ट में वो करके उसको ओपन कर देते, लेकिन वो ओपन नहीं हुई। तो ये उसमें कहा गया कि और भी वहाँ बोरे थे नोट के जो कि जले हुए नहीं थे। तो जैसे हमने उस दिन कहा था
कि भाई अगर कोई फायर वाला जाएगा और देख रहा है कि वैल्यूएबल नोट जल रहे हैं तो पहले उसको अटेंड करेगा, तब जाके और कोई चीज को वो अटेंड करेगा। तो ये भी बात वहां पे आई। लेकिन ये जो गाड़ी आके वहां पर सफाई कर गई और सारे नोट ले गई, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। कौन सी गाड़ी थी? अरे वो सीसीटीवी में नंबर तो होना चाहिए। और एक बात इन्होंने सही कही कि उस समय भी कहा गया था कि आप अपना पूरा फोन का वो कॉल रिकॉर्ड जो है आप दीजिए। तो जस्टिस वर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स तो हैं, तो उससे तो ये पता चल जाएगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि लीगल पेशे से जुड़े हुए हैं और जो इनको कांटेक्ट करते थे इन नॉर्मल कोर्स। तो उससे तो कुछ सुराग लगेगा कि ये जो लोग दलाली करते हैं बीच में, भाई होता क्या है कि वो फिक्सिंग करते हैं, 5 करोड़ रुपया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और कोई भी जज हाई कोर्ट का ये कहना नहीं चाहिए, बहुत खराब लगता है कि 1 करोड़ के नीचे तो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी भी एक वो है, स्टैंडर्ड है। ज्यादा कम बोल गए। बहुत 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 बोले हैं अरुण अग्रवाल जी, आप बहुत बोले हैं। हमने कहा कम। इसमें 3 जीरो लगाइए कम से कम, और 3 2 उसके कम आप फिर आप बहुत बोले हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। 0 2 लगाइए इसके आगे, और कम से कम 2 और 3 तो लगा ही दीजिए कम से कम। 10 से 100 करोड़ अगर एक केस में, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स जो होते हैं, तो जिसमें कि टेक ओवर के बहुत तरह के केसेस आते हैं। कोई टेक ओवर है, अब वो जो है 3000 करोड़ का टेक ओवर है, अगर आप उसके फेवर में दे देंगे तो वो आदमी खुशी खुशी जो है 100 करोड़ दे देगा। इसलिए दे देगा क्योंकि मर्चेंट बैंकर उससे ज़्यादा चार्ज करता है। तो इस तरह के, ये बात इनका कहना सही है कि वहाँ पर कोई चिल्लर टाइप का करप्शन नहीं होता है, अगर होगा तो मेगा करप्शन होगा उस लेवल पे। तो ये जो कौन था ये हमें ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तो अगर स्कॉट फ्री है तो वो तो फिर यही काम करेगा, यही फिक्सिंग होगी। तो वो कॉल रिकॉर्ड कम से कम उस पर तो इन्वेस्टिगेशन हो कि ये किन किन से जो है नॉन जजेस, नॉन रिलेटिव जो वकील हों या वहाँ के जो दलाल हों। लेकिन इस समय ये बताइए कि हम जब इम्पीचमेंट, आज तो खबर इम्पीचमेंट की है, अब इम्पीचमेंट ज्यादा बड़ा इशू हो गया है या एफआईआर? अरुण जी, और उसके बाद मैं प्राचा से भी पूछूंगी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बड़ा तो देखिए, बड़ा तो इम्पीचमेंट है। और प्राचा साहब ने एकदम सही बात कही कि इस पर्टिकुलर केस में जहाँ की नोट जलते हुए और बोरी में पूरे देश ने देखा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी की हिम्मत नहीं होगी कि इम्पीचमेंट में, पहले तो इम्पीच ना करे, अब ये सरकार का डिस्क्रिशन है, तो इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इसको इम्पीच ना करें। परमिशन भी वहाँ पर प्रेसिडेंट के यहाँ से मिलेगा और उसके बाद जो है रेजोल्यूशंस भी बनेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनको इम्पीचमेंट में जो है सहयोग नहीं करेगी जस्टिस वर्मा के साथ, वो सबके सब एक तरफा वोट होगा, नो मैटर। लेकिन एक बात है, उनको अपने डिफेंस का राइट है। जैसे ये जो थे सुमित्रा सेन ने खुद अपना डिफेंस किया था, पूरे नेशन ने उसको देखा कि वो कैसे वो बालकनी या कहाँ पर जाके पुराने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उनका वो था, डिफेंड किया। तो वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये है कि हु ब्लिंक्स, क्या वो चाहेंगे कि पूरे देश में वो अपना डिफेंस करें? और ऑलरेडी एक गलत बात उनकी पकड़ी गई कि ताला वो कहे नहीं लगा हुआ था, उसमें ताला कभी नहीं लगता था। और जितने लोग थे उन्होंने जो है इस बात की पुष्टि की कि जिस कमरे में नोट पाया गया उस वहां पर बराबर ताला लगा रहता था। तो एक गलत बात, अगर एक जज की एक छोटी सी बात अगर गलत पकड़ा जाती है, तो वही बात है जो आपको मैं बराबर कहता हूँ, योर वर्ड इज योर ऑनर। अगर एक जगह आप गलत बोलना, हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, अनपार्लियामेंट्री हो जाता है, लेकिन एक जगह अगर आपकी बात गलत निकली तो लोग यही सोचेंगे कि आप जो है अब अगले बार भी यही कर रहे हैं। तो इससे जो उनकी छवि ऐसे ही खराब हो गई। अगर ये बात पर वो नहीं कुछ बोले होते तो दो जगह उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उनके कोई मतलब शायद पुलिस वाले का उस समय था, और
जो कमिश्नर थे उन्होंने तो सीधा लिखा था कि दैट रूम यूज्ड टू बी लॉक्ड, वो गलत निकल गया। तो ये जो होगा एक तमाशा बनेगा और बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। तो अल्टीमेटली ये होता है कि जो एक पुरानी कहावत है कि वो जो है चोरी में पकड़ गया तो राजा ने पूछा कि भाई तुम जो है 100 रुपया जुर्माना दोगे या 100 प्याज खाओगे या 100 कोड़े खाओगे। तो उसने कहा कि प्याज खाएंगे, तो 50 प्याज खाने के बाद कहा नहीं नहीं कोड़े मार लीजिए। जब कोड़े भी 20 पड़ गए तो कहा कि ये 100 रुपये जुर्माना ले लीजिए। तो वही होगा कि पहले आपको वहाँ रिजाइन करने के लिए कहा गया तो आप नहीं रिजाइन किए, ट्रांसफर कर दिया गया, फिर नहीं माने, अब वो वहाँ जाके शायद फिर डिफेंड करेंगे। और जब वोट एक दोनों हाउस पारित करते हैं, एक हाउस में जैसे वो उनके साथ हुआ, सुमित्रा सेन के साथ हार जाएंगे, तब आप रिजाइन करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि जो भी है अपना रिजाइन करिए, और जो आपने कमा लिया उसको तो डिस्गॉर्ज कर नहीं रहे हैं, कोई पता तो कर नहीं रहा है। और ये हम मानने से रहे कि अगर वो लेते थे बिग, अगर, क्योंकि भाई जज हैं आज भी, अगर लेते थे तो सारे पैसे तो वहीं नहीं पड़े हुए थे, बहुत सारे पैसे कंटिन्यूअस बेसिस पर चला होगा, तो उसको जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा। और आप तो जानती हैं कि एक बार आपने पैसा उस समय से हटा दिया और सेकंड थर्ड वो इन्वेस्ट हो गया, तब उसको पकड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगेगा उसके अंदर, कौन सी लॉन्ड्रिंग करें, तो ये सब बातें। हाँ नहीं, ये तो है सारे फैक्ट्स, लेकिन अब महमूद वापस उस इम्पीचमेंट वाले ही सवाल पर आती हूँ। एफआईआर तो होगी ही होगी आपने कहा, लेकिन अब इम्पीचमेंट में आपको क्या कोई रोड ब्लॉक्स या कोई हर्डल्स, कोई अवरोध, किसी तरीके की दिक्कत या चुनौती आपको लगती है? क्योंकि अभी सीपीआई के एक लीडर है, उन्होंने कहा कि भाई मैं अनुरोध करता हूँ सारी पार्टी से कि भाई आप लोग इस पे मिले और सब लोग इस महाभियोग प्रस्ताव पर उसको पारित करने में मदद करें। इस लाइन को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि कोई चैलेंजेस हो सकते हैं। कभी लोग ये कहते हैं, कभी कभी कोई जाति रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, भाई किसी किसी जात के लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारे समाज का ये जज है, इसके मुंह पर कालिक लग जाएगी, जो इस तरीके की बातें होती हैं, वो सब भी क्या चीजें आ सकती हैं? देखिए, ये सब चीजें आएंगी, लेकिन ये सब सब्जेक्टिव चीजें हैं। मैं एक ऑब्जेक्टिवली बात करना चाहता हूँ। ये जस्टिस वर्मा का केस नहीं है, हम लोगों को धक्का लगा ज्यादा, ये एक अलग बात है, मुझे भी लगा, काजू साहब और बहुत सारे लोगों को लगा, ये एक हमारा पर्सनल व्यू है। बात इससे बड़ी है, बात इम्पीचमेंट की है। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमारे यहाँ जो आशीष अग्रवाल साहब के अहमद साहब 1-1 करोड़ रुपए लेते नहीं, जो एलिगेशंस हैं, छीनते, एक्सटॉर्ट करते पकड़े गए कि देना ही देना पड़ेगा। ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के अहमद साहब की बात है ये। तो अरुण अग्रवाल साहब को जरा थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा इसमें। हजारों नहीं, लाखों करोड़ का खेल हो रहा है यहाँ। मतलब खेल तो नहीं कहना चाहिए इसे, मतलब फैसले हो रहे हैं। 3000 करोड़ जो लूट के हैं, जीएसटी का ही केस ले लीजिए, 3000 करोड़, 4000 करोड़ एनसीएलटी में। अभी जो हमारे एक छोटे वाले अनिल अंबानी साहब है, 49,000 करोड़ का उनका मसला था, जो कुछ 100 करोड़ देकर बच गए वो। तो उसमें से अब फेयर एंड शेयर भी देखा जाए तो क्या कोई 10% भी नहीं देगा? अब 49,000 करोड़ का आप लगाओ, 10% क्या होगा? अगर ये फेयर शेयर की बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर बेईमानी में भी ईमानदारी की जाए तो 25-30% तो बनता है कि नहीं बनता परसेंटेज में? तो हम यहाँ पढ़े हैं अभी 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10, ये बात ही नहीं है। नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट जज के अहमद, एडिशनल सेशन जज के अहमद साहब रूटीन से 3-3, 4-4 बेल के बारे में जिक्र है, 2 से तो ले ही लिए, ऐसा एलिगेशन है अहमद साहब ने। और उनके लिए इतने बड़े बड़े वकील पेश हुए हैं, देख और आप और मैं देख के हैरान हो जाएंगे। अहमद साहब के लिए छोटा मामला नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ छोटा काम नहीं हो रहा है। एक अहमद साहब इतनी बड़ी फीस दे पाएंगे, इतने बड़े बड़े लॉयर्स की 3-3 सीनियर्स पेश हो रहे हैं वहां पे, ये एक अपने आप में विचित्र विषय है। पर मैं मुद्दे पे आता हूं, क्या इम्पीचमेंट सजा है हमारे देश में?
जो वो देखा जाता है कि पनिशमेंट जो होती है किसी चीज की 2 वजह से होती है। एक तो लोगों को मैसेज जाए कि ये काम नहीं करना है, दूसरा ये कि जो अपराध किया है उसको एक प्रोपोर्शनेट नुकसान होना चाहिए। तो सिर्फ इम्पीच करके जाने देना, क्या ये कोई सजा है? तब मैंने आपको वो क्यों लाखों और हजारों करोड़ गिनवाए थे, तब जबकि ये कहा जा रहा है, मैं 50-60% कहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्यादातर लोगों ने कहा था 80% जज करप्ट हैं। ये कहा था, बार बार कहा था, एक ने नहीं दर्जनों ने। 80% जजेस अगर करप्ट हैं, 50% भी जजेस अगर करप्ट हैं, 20% अगर जजेस भी करप्ट हैं और हेर फेर हजारों लाखों लाखों करोड़ का हो रहा है, जो हो ही रहा है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा? आप मुझे ये बताओ कि भाई ऐसी की तैसी में गया जजशिप, अब हम जाके एंजॉय करें लाइफ को केमन आइलैंड में बैठ के हम ये इसी लफड़े में पड़े रहे। ये तो एक रास्ता भी मिल गया ना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का। ये बिल्कुल नहीं, ये शुरुआत है। असली काम फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। यहां मैं एक बार फिर रुक के कहूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन फंडामेंटल राइट है। हमें कितना भी बुरा या अच्छा लग रहा हो, वो निष्पक्ष होनी ही होनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सब लोग बन जाएं देशभक्त बहुत बड़े, इम्पीच करा लिया और हम लोग भी उस साजिश का हिस्सा बन जाए। इम्पीच कुछ नहीं हो रहा है, इम्पीच के बाद एफआईआर, इम्पीच से पहले एफआईआर, इम्पीच के या बाद में एफआईआर, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन तभी डेटरेंट होगा। वरना हजारों लाखों करोड़ कोई कहेगा मैंने कमा लिए, भाई मैं तो खुद ही रास्ता देख रहा था कि अब मैं जान छुड़ाऊं, ये 8-8 10-10 घंटे मुझे या कोर्ट में बैठना पड़ता है, बीमारियां भी लग जाती हैं कई इतनी मेहनत करने से, अपने मजे लूं जाके अब पैसे जो कमाए हैं। तो ये बुनियादी बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इम्पीचमेंट तो मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा, हम वो देखना चाहेंगे, कौन मना करेगा इसे इम्पीचमेंट को। तो इम्पीचमेंट तो होगा, लेकिन वो एक वे आउट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। तभी क्लीनलीनेस आएगी, तभी सफाई होगी, मेरा ऐसा मानना। जी, अब अरुण जी से एक अंतिम कमेंट लेके फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि इम्पीचमेंट के साथ साथ एफआईआर बहुत जरूरी है, वरना खाली इम्पीचमेंट एक आधी अधूरी एक्सरसाइज रह जाएगी। जहां तक एक बात नीलू जी मैं भूल गया, एक सेकंड के, और इसके पीछे नेक्सस, फिक्सस का नेक्सस। ये कोई भी जज बिना फेस वैल्यू वाले लॉयर्स के ये काम नहीं कर सकता। बिना फेस वैल्यू वाले जो उनके मित्र होते हैं, जो मार्केट में घूमते फिरते हैं, उनके बगैर कोई जज अकेला ये काम कर ही नहीं सकता। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। और चेन ऑफ कमांड का भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज ऐसे काम कर रहा है तो वो बगैर कोई चेन ऑफ कमांड, अपने गॉडफादर के बगैर हायर लेवल पे नहीं करेगा ये काम, मैं ये मानता हूं। क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में तो कई जजेस एक साल में फोर्सिबली रिटायरमेंट किए जाते थे या उनको हटाया जाता था। अब वो बंद हो गया काम। नहीं, लेकिन जो ये जिस तरीके की क्लेंजिंग आप कह रहे हैं कि भाई आप फिक्सर्स को भी पकड़िए, जो बड़े लॉयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं आप उनको भी पकड़िए, इम्पीचमेंट भी हो यशवंत वर्मा का, साथ में एफआईआर भी हो। अरुण जी, ये प्रैक्टिकली आपको लगता है कि इस लेवल तक जाकर न्यायपालिका की सफाई हो पाएगी? प्राचा ने जो बताया वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है कि इस तरीके की क्लेंजिंग जब तक नहीं होगी, डेटरेंस नहीं हो सकता जहां तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल है। लेकिन क्या वो होगा? एंड अगर इम्पीचमेंट ही लाकर एक शुरुआत की गई है तो उससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अंत में? जी देखिए नीलू जी, हर आदमी के जो करप्शन के व्यूज है ना वो बहुत अलग हैं। हमारे ये व्यूज हैं पर्सनली कि जिस आदमी को जितने बड़े ओहदे पे है और उसके बाद वो करप्शन करता है तो उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको उतनी ही बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप नहीं जानती हैं, मेरा मन इतना उदास होता है जब मैं किसी जज के बारे में सुनता हूं कि ये करप्ट है। मैंने खुद देखा है, ये क्रिमिनल केस में कॉग्निजेंस लेने का बोली लगाते हैं, तुम कितना दोगे वो कितना देगा, बचाव पक्ष बैठ के कोर्ट में ये सब हो रहा है। एक तरफ से पैसा ले लिया, दूसरे तरफ से को कांटेक्ट किया जा रहा है, पेशकार कर रहा है। लेवल जो लोअर, और मैं नहीं, बहुत सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका एक बार शायद
वेणुगोपाल जी ने ही वो नंबर बताया था कि दे में वेरी इन परसेंटेज कि लोअर जुडिशरी में कितना बड़ा करप्शन है और जो है वो उजागर नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि आप उसको कंप्लेन करेंगे तो आपके खिलाफ सारे जज हो जाएंगे, आपका केस खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि पैसा अगर आपको मालूम है कि डिमांड किया जा रहा है, क्या तो आप दीजिए या आप चुप लगा जाइए या आप शिकायत करिए। तीन ही ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन कहाँ है? अगर आप दे के शिकायत करेंगे तो कहेंगे यू आर ऑल्सो अ पार्टी, और वो एक कोई लाइन नहीं बनी है, बहुत रेयर है कि आप जज को जो है लोअर कोर्ट में या कहीं रंगे हाथ पकड़ लीजिए। वहां भी जो है बीच के दलाल लोग होते हैं जो अपना भी कमीशन काटते हैं, उनको भी देते हैं। तो ये एक आप चले जाइए लोअर कोर्ट में रैम्पेंट है, आप क्या करेंगे? और इस बात को ये सीरियसली ये लोग समझ नहीं रहे। मैंने आपको कई बार कहा प्रोग्राम में कि सीसीटीवी का वो कैमरा लगा हुआ है और पेशकार उसके नीचे रोज पैसा ले रहा है, और वो रिकॉर्डेड भी होता है, उसको मिट भी जाता है, कुछ को पता भी नहीं चलता है, एक भी आदमी नहीं पकड़ा है। और हर कोर्ट में, हर कहीं ज्यादा करके कोर्ट में, क्योंकि एक पार्टी चाहती है कि 3 महीने की डेट हो, एक पार्टी चाहती है कि महीने की डेट हो। जो आदमी बेनिफिट पर बैठा है वो तो लंबी डेट ले मांगेगा, और दोनों तरफ से पैसा मिलता है तो वो बीच की डेट देता है, कहता है ना तुम्हारी ना तुम्हारी। देखिए हंस रहे प्राचा जी, ये रोज का किस्सा है, आम किस्सा है। और उस पैसे से ये 2-3 आदमी को एम्प्लॉय करते हैं कि भाई मेरा काम, वो सेठ बन गए कि मेरा काम हल्का करो, मैं इतनी मोटी मोटी फाइलें जो हैं इधर से उधर कहाँ ले जाऊं। क्योंकि वो तो रोज ही देखते होंगे ये सब, आज की डेट, बीच की डेट, कब अरे की डेट। साहब, बिहार और यूपी में चले जाइए, फेस वैल्यू, एक अग्रवाल साहब, फेस वैल्यू पे आपका क्या विचार है? बोले फेस वैल्यू सबसे बड़ी बीमारी है हमारे जुडिशरी, फेस वैल्यू। वो तो है ही। ये शक्ल मुझे लगता है कि वकीलों को नकाब पहन के बहस करनी चाहिए, बुर्का ओढ़ के बहस करनी चाहिए, तब थोड़ा सा सुधार आएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे, फेस वैल्यू से सबसे बड़ा नुकसान। अच्छा हाँ, साहब, अरे जी, हाँ, अगर मेरी लास्ट अपील है और हमको मालूम है, फेस वैल्यू पे कुछ बोल दीजिए, आपके क्या विचार है? फेस वैल्यू देखिए बहुत छोटी सी बात है। हमें मालूम है कि इसके पास सीनियर का गाउन है, तो जज साहब इसकी बात सुनेंगे। ये हो सकता है जज एकदम इम्पार्शियल हो, जैसे जस्टिस ओक हो कि हम सबकी बात बराबर ट्रीट करें, लेकिन हमें तो ये लगता है अब इसके आगे तो अपील है नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में मेरा मामला अटका हुआ है, तो हम तो नेचुरली एक सीनियर को ही इंगेज करेंगे कि कम से कम मेरी बात तो वो कह पाए, भले हमें जस्टिस मिले चाहे नहीं मिले। तो बात कहलवाने के लिए हमें एक फेस वैल्यू का आदमी हमको खोजना पड़ता है, और तभी मेरी बात सुनी जाएगी। तो बात, और मैं तो इस बात का बहुत ही ज्यादा कभी फुर्सत नहीं मिली कि हर आदमी, जैसे वहां पर वो रिकॉर्ड होता है ना कि कौन कौन प्रेजेंट थे, तो वहां ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितनी फीस मिली। खाली मेंशनिंग करने का 14 लाख रुपए, बॉम्बे के एक वकील थे, मैं उस रिलायंस के खिलाफ लड़ रहा था, वो चाहते थे कि साल्वे अपीयर हो, और वो खाली मेंशन करते थे कि एडजर्न कर दिया जाए, उसका जो है बिल बनता है 14 लाख का। ये सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। आपका केस नहीं सुना गया, केस बोर्ड पर नहीं आया, उसकी भी फीस लगती है। तो ये चीज वहां रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब जजों की इनकम वो ट्रांसपेरेंट हो रही है तो यस केस में फाइल करने में हमें 100 रुपया लगता है, 500 रुपया लगता है, वो कुछ नहीं है। फीस एक अपीयरेंस की जो है, अगर कोई भी सीनियर हो तो आज के तारीख में इसमें शायद ये फिर से संशोधन करा देंगे कि 2,20,000 से कम ध्यान नहीं। से बोलिएगा, ध्यान से, फिर आप बहुत बोले हैं। हमने कहा सीनियर की फीस कम से कम 2,20,000 चलिए, किसी और दिन एक अलग से कार्यक्रम कर लेते हैं। पुरानी दुनिया में जी रहे हैं आप, बहुत बोले अरुण जी, अभी भी आप नहीं तो 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ नहीं प्राचा जी, मैं हर एक सीनियर, इस
और दिन नहीं, 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 इस पर किसी और दिन कार्यक्रम कर एक लेंगे, इसको औसत- खत्म कर देंगे यहाँ पर। हाँ, चलिए इसको मैं- कार्यक्रम को यहाँ खत्म करते हैं। जो जब जो रोचक जिसकी होता है तभी आप खत्म कर दे। अच्छा बोल रहे, अच्छा अंतिम कमेंट बोल लीजिए, नहीं काफी टाइम हो रहा था इसलिए। नहीं, हाँ, आप बोलिए। कह रहे हैं कि नहीं, कभी काल वो हमारी तो देखिए सब आवाज दबा रहे हैं, नीलू जी भी दबा लेंगे, क्या हो जाएगा, सभी हाँ, दबा आप रहे तो हैं। बोल ही रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, कहाँ मैं आवाज दबाती हूँ। बोलिए बोलिए अभी अरुण जी। अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं ना कि जैसे मैं बोलता हूँ आप नहीं, मैं सीरियस नोट पे ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक जो है उनको पावर है अपने प्रोसीजर और रूल्स बनाने का, उसमें ये बात इंक्लूड कर दें कि एट एवरी हियरिंग एक उसमें जैसे ये कॉस्ट देते हैं वो करते हैं, ये नोट हो जाना चाहिए कि हाँ आज की इतनी फीस यहाँ मिली, इतनी फीस ये बहुत अच्छा वो है सजेशन, आई फुली रिकमेंड दिस, बहुत अच्छा, आपको सैल्यूट है इस बात के लिए, सैल्यूट। अरे सर पीआईएल करता हूँ, आप ही आर्ग्यू कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप ठीक रहेंगे। नहीं, मैं तो बताने को तैयार हूँ फीस, मैं कभी नहीं पीछे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए खत्म करिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच अरुण जी। महमूद प्राचा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।